हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 20 के वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, वी होप कि आपने उसके आंसर्स लिख लिए हैं। उसके आंसर के अप्रोचेस को अब हम समझते हैं एज टू किस तरीके से हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते थे। देखिए, इससे पहले की जो भी वीडियोस थी, जैसा आप जानते हैं, उसे ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस डे के जो मॉडल आंसर्स हैं प्लस जो आज के क्वेश्चन के मॉडल आंसर्स हैं, वो आपको ओनली आईएएस के पीएसआईआर के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर चीज से अपने आंसर को कंपेयर कर सकते हैं। राइट, अब देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो एक्चुअली मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसी क्वेश्चन को अब यहाँ पर हम उसके अप्रोचेस को समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हमें उन आंसर्स को लिखना चाहिए। राइट, देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द क्वेश्चन सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोडक्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल प्रोसेस रिच विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है समथिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर, मतलब कि जो टाइम से पहले था, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से जो पहले होता है ना, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो देखो, एंसेस्टर्स जो होते हैं, एंसेस्टर्स वो हमारे एंटीसीडेंट्स होते हैं, मतलब ठीक है। सो आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले का टाइम है, ठीक है, उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। देखो, जैसे ज्योग्राफी में आपने एंटीसीडेंट रिवर्स का नाम सुना होगा। तो एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होते हैं, जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले थे, वो रिवर्स जो कि हिमालय के फॉर्मेशन से पहले प्रेजेंट थे, उन्हें एंटीसीडेंट रिवर्स कहा जाता है। राइट, तो सिमिलरली एंटीसीडेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर समय से पहले की चीजें। ठीक है, सो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रोसेस यूज हुए हैं। हिस्टोरिकल प्रोसेस कौन से, जो कि भारतीय संविधान से पहले ऑलरेडी प्रेजेंट थे। मतलब या तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन थे, या तो वो, या फिर बहुत सारे अलग अलग ऐसे फीचर्स थे। उन सब फीचर्स ने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया है हमारे संविधान को बनाने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। राइट, इसी चीज को आपको कमेंट करना है, इसी चीज के ऊपर आपको क्रिटिकली कमेंट करना है और आपको ये चीज प्रूव करना है कि क्या ये चीज सच है या फिर सच नहीं है। ठीक, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब आप अपने इस आंसर को स्टार्ट करेंगे तो आप अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले बिगर पिक्चर को लेकर आना है। बिगर पिक्चर क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, सो आप यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। आप ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसका मतलब क्या है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का सीधा सा मतलब ये होता है, लैंड, देखिए, लैंड यहाँ पे एक ज्योग्राफिकल एंटिटी को बता रहा है। ठीक है, ज्योग्राफिकल एंटिटी। ज्योग्राफिकल एंटिटी क्या है, इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज अ नेशन। सो इंडिया का जो सुप्रीम लॉ है, मतलब सबसे हाईएस्ट जो लॉ है, वो लॉ कहां लिखा हुआ है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, वो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही जो हमारा संविधान है, अगर हमें उसे हिस्टोरिकल प्रोसेस के साथ कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि हमारा जो संविधान है वो ओवरनाइट नहीं बना था। राइट, वो ऐसा नहीं था कि रातों रात हमने उठे और हमने संविधान बना दिया, ऐसा नहीं था। हमने अपने संविधान को बनाने के लिए काफी सारा टाइम दिया था। उसके लिए हमने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म किया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया, जिसको आप जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो इसको हेड कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी को। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर संविधान को बनाने से पहले 60 प्लस देशों का जो अलग अलग संविधान थे, उन सबको उन्होंने प्रॉपर्ली स्टडी किया था। बाकी सारे संविधानों को उन्होंने समझा था, उन संविधानों में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, उन सब चीजों को समझने के बाद तब जाकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस को ऐड किया गया। राइट, सो ये जो हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर रहा है, ये काफी स्ट्रांग रहा है। ये शो करता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक या दो पर्सन के कारण नहीं बना है, जो वो लोग सोचते थे सिर्फ उसके कारण नहीं बना है। रादर उस पर्टिकुलर टाइम में, देखो 1946 में जब कैबिनेट मिशन बनता है, जब कैबिनेट मिशन आता है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्म होने के बाद 1946 से लेकर के 1950 तक ऑलमोस्ट 3 से 4 सालों तक ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ही जो काम किया था, मतलब जो अलग अलग मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने एक ही काम ये किया था कि उन्होंने उस टाइम के जितने भी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस थे, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया के अलग अलग जो रूल्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग चार्टर एक्ट्स हो गए, इन सबको प्रॉपर्ली स्टडी किया और तब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में हर तरीके से लोगों को, मतलब भले ही हायर क्लास के लोग हो, लोअर क्लास के लोग हो, हर एक को वहां पर सोशली अपलिफ्ट करेंगे, इकोनॉमिकली इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। राइट, हर चीज प्रोवाइड करने के बारे में इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात की गई। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई होप आप ये समझ गए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक या दो लोगों ने मिलकर नहीं बनाया है, रादर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली एक बाय प्रोडक्ट है, जिसके अंदर
उस टाइम के जितने भी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन सबके इंपॉर्टेंट चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। जितने भी गलत चीजें थी, जितने भी नेगेटिव चीजें थी, जितने भी ड्रॉबैक्स थे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन सबको अवॉइड करने की कोशिश की गई है। एंड जितने भी अच्छी चीजें थी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। ये सब आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताना है, राइट। देखो, जब आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से बताएंगे तो क्या होगा, जो एग्जामिनर होंगे, जो आपके इवैल्यूएटर होंगे, वो इस चीज को समझ जाएंगे कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेन मीनिंग समझ आ गया। जो इसका मेन हिडन मीनिंग है, इट इज नॉट आस्किंग अबाउट जस्ट द हिस्टोरिकल प्रोसेस, रादर ये क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि आप ये प्रूव कर सके कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा ये नहीं है कि सिर्फ एक या दो लोगों के द्वारा बनाया गया है, रादर बहुत सारे एंटीसीडेंट्स को यूज किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंत से पहले प्रेजेंट थी, उन सबको यहां पर यूज किया गया है, और तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही वेल थॉट आउट और एक वेल इलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट बनाया गया है, राइट। देखो, अगर आप एक चीज और समझना चाहे तो आप ये देखो, समझो, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिर्फ एक पेजेस का है, वो एक पेज का है। ब्रिटिश के पास अपना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, राइट। ऐसे करके बहुत सारे उस टाइम के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां तक कि कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इंडिया के अलावा, वो 15 पेजेस के आसपास का कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि 15 पेजों में उन्होंने अपना पूरा का पूरा संविधान लिखा हुआ है, राइट। अगर इसको हम कंपेयर करें हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आप देखिए, इंडिया के अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करोगे तो 300 प्लस आर्टिकल्स थे हमारे पास, राइट। हमारे पास 20 प्लस पार्ट्स थे, हमारे पास 10 प्लस शेड्यूल्स थे, राइट। सो आप समझ सकते हैं, मतलब एक तरफ आप ऐसे कंट्रीज को देख रहे हैं जहां पर 10-15 आर्टिकल्स हैं, बहुत हुआ तो 15 से 20 आर्टिकल्स हैं, 15 पेजेस के अंदर उनका कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश हो गया। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बात करोगे तो ये इतना ज्यादा इलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट था। इसमें एवरी सिंगल सिनेरियो के बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेटली बताया हुआ था, किस पर्टिकुलर टाइम में कैसे प्रोविजंस करने हैं, क्या प्रोविजंस लाने चाहिए, क्या प्रोविजंस नहीं लाने चाहिए, हर चीज के बारे में थॉट आउट किया गया था। तो ये एक्चुअली शो करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, रादर एक वेल थॉट आउट डॉक्यूमेंट है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको उस टाइम की सारी गलतियों को सीख करके और सारी अच्छाइयों को सीख करके बनाया गया है, राइट। तो यही चीज आपको अपनी बॉडी के फर्स्ट पैरा के अंदर लिखनी है। आप बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी ज्यादा वैल्यू देने की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों आफ्टर ऑल हमने इसको बनाया है इतनी ज्यादा के लिए। तो उसके कुछ रीजंस हैं। पहली चीज तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एंटिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत ही वास्ट टेरिटरी है इंडिया के पास, काफी बड़ी पॉपुलेशन है जिसको इंडिया को संभालना है, राइट। सेकेंड यहाँ फैक्टर पॉपुलेशन हो गया, राइट। थर्ड हो गया कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। तो डाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब है कि हम एक सिंगल लॉ बनाकर ये नहीं कह सकते कि पूरे इंडिया के लोगों को वही सेम लॉ फॉलो करना है। तो इसके लिए हमें अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग लॉज बनाने पड़े। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, राइट। जब आप डाइवर्सिटी शो कर देंगे, अब हमें आना है क्वेश्चन के मेन पार्ट के ऊपर, बिकॉज हमने काइंड ऑफ एक बेस रेडी कर दिया है ना। हमने एक बेस रेडी कर दिया कि एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे क्वेश्चन का जो डिमांड था वो रेडी हो गया। अब हमें अपने क्वेश्चन के मेन पार्ट को यहां पर लॉन्च करना है। तो देखो, बेस किस तरीके से, बेस के ऊपर आप जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म करोगे आप। देखिए, अब यहां पर समझिए, अब हम यहां पर लाएंगे जो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, दैट इज एंटीसीडेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स का जो कंसेप्ट है वो लेकर आएंगे और हम बताएंगे कि आफ्टर ऑल कौन कौन से ऐसे एंटीसीडेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसको यूज करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना इलेबोरेटिव डॉक्यूमेंट बना है, इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे अपने फर्स्ट पैरा में, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बता दी। अब सेकंड पैरा में ये बता देंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी सारे डिफरेंट सोर्सेज से मिलकर के बना हुआ है, और एम ये है ताकि हम अपने डाइवर्सिटी को, इंडिया की डाइवर्सिटी को, अलग अलग जो कल्चर्स हैं हमारे यहाँ पर, अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग, हर लोग जो साथ में रह रहे हैं, सबके पास एक अपना खुद का लॉ ऑफ द लैंड हो, किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको प्रॉपर इक्वालिटी मिले, लिबर्टी मिले, फ्रेटर्निटी मिले, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोर्सेस की बात कर लेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स को हमने यूज किया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स लेकर आए थे हमारे कंट्री के अंदर, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है हमारे खुद के कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का। जो हमारा प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन भी है उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं काफी हद तक मिलता जुलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो सबसे पहली चीज तो हमने इसको काफी हद तक फॉलो किया। देखो, इसको एंटायरली फॉलो नहीं किया हमने, बट जो भी चीजें इसके अंदर अच्छी थी, जो भी चीजें यहां पर सही थी, उन सब चीजों को फॉलो किया गया। सेकंड चीज, हमने उस टाइम के जितने भी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन थे, अदर कॉन्स्टिट्यूशन थे, जैसे कि यूएस का हो गया, यूके का हो गया, फ्रांस का हो गया, रशिया का हो गया, साउथ अफ्रीका का हो गया, आयरलैंड का हो गया, राइट। जितने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम प्रेजेंट थे, सबसे हमने कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखने की कोशिश की, और कुछ चीजें जो उनके यहाँ पे गलत हो रही थी, जो ड्रॉबैक्स थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हमने अवॉइड करने की कोशिश की। सेकंड फैक्टर।
थर्ड फैक्टर आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, राइट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि नेहरू जी के द्वारा पास किया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी एक ऐसे काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह बन के आता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने हमें आइडियल्स प्रोवाइड किए थे, हमें वो एम्स एंड एस्पिरेशंस प्रोवाइड किए थे कि आफ्टर ऑल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए एंड क्या नहीं होना चाहिए, राइट। तो इन सब चीजों से मिलकर बनता है हमारा काइंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए कहते हैं कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट से भरा भरा है, राइट। देख सकते हैं आप, ये भी हिस्ट्री से उठाया गया है, ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रेजेंट थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रेजेंट था, तो राइट, सो हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट से सबसे मिलजुल कर ये काइंड ऑफ बना हुआ है हमारा भारतीय संविधान। अब देखिए 1934 का टाइम था, 1934 में एम एन रॉय जो पर्सन थे, एम एन रॉय के बारे में आपको याद होगा, हमने पिछले कुछ जो टॉपिक्स थे उसके अंदर काफी डिस्कशन किया है। सो एम एन रॉय वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी थी, जिन्होंने कहा था कि भारत के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और आपको याद होगा इसके लिए एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट भी निकाला था, और ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या था, हमने कल की वीडियो के अंदर जो हम रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो वीडियो देख रहे थे, जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने काफी डीप में डिस्कस किया था। तो सेम तरीके से आप देख सकते हैं कि एम एन रॉय ने 1934 के अंदर सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी थी कि भारत को जब भी आजादी मिलेगी तो भारत के पास अपना खुद का संविधान होना चाहिए, हम किसी दूसरे कंट्री के संविधान के ऊपर तो काइंड ऑफ डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमारे पास अपना खुद का संविधान चाहिए। तो इस तरीके से एम एन रॉय वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया इग्नाइट किया भारतीय स्फीयर में, मतलब इंडियन स्फीयर में, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी जब आते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए देयर शुड बी अ बॉडी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कुछ लोग होंगे दे विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, दे विल बी इलेक्टेड बाय पीपल। सो इसका रैशनल क्या था? रैशनल ये था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाएगा, वो सब पीपल के मत से होना चाहिए, मतलब पीपल के एक्सेप्टेंस के साथ होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे लोग तो हैं जो साथ में रहने वाले हैं इस देश के अंदर, नए देश के अंदर। सो अगर नए देश के अंदर लोग साथ में रहने वाले हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस नए देश का वो भी वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन कौन किस तरीके का यहाँ पर जो प्रोविजंस है वो हमारे इंडिया के अंदर रहेंगे, कौन कौन से नहीं रहेंगे एंड ऑल इस तरीके से। एंड जैसा कि आप जानते हैं 1946 में फाइनली हमारे भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, और उसके जो मेंबर्स थे वो दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड ऑब्वियसली, बट हम कह सकते हैं कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो था वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेटेड था, रिप्रेजेंटेड था, मतलब हर एक सेक्शन को वहां पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिली थी, सबको वहां पर प्रॉपर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली थी, हर एक सेक्शन ने अपनी अपनी आवाज को उठाया था, राइट। तो इसके थ्रू तो हम ये समझ गए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो आफ्टर ऑल किस तरीके से अपलिफ्ट होना स्टार्ट होता है। अब देखो, अब हम एंटीसीडेंट्स को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पहला सोर्स था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें से हमने क्या क्या चीजें ली, इनमें से क्या क्या वो चीजें हैं जो एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्प आउट करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो पहली चीज तो हमारे भारत को एक सिंगल फेडरेशन में बांधने वाला, एक सिंगल फेडरल फीचर, एक फेडरल नेचर का कंट्री बनाने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही था, जिसने ऑल इंडिया फेडरेशन को लेकर आया, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर आपने प्रिंसली स्टेट्स जो थे, प्रोविंसेस जो थे, इन सबको एक सिंगल धागे के अंदर बांध दिया, मतलब कि पूरा का पूरा जो इंडिया था काइंड ऑफ वो एक सिंगल यूनिट के अंदर आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद, ठीक है। सेकंड चीज, अब जब ये सारे का सारा एक सिंगल यूनिट में आ गया तो इन सबको एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड तरीके से इसको रूल करना सही नहीं था, मतलब इसको एफिशिएंट नहीं था या फिर पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इस चीज में यहां पर पावर डिवीजन लेकर आया। क्या पावर डिवीजन, पावर डिवीजन या फिर पावर सेपरेशन आप कह सकते हैं, पावर सेपरेशन लाया गया। और पावर सेपरेशन के अंदर क्या किया, 3 लिस्ट लाई गई, राइट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड काइंड ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट को उस टाइम में फेडरल लिस्ट बोला जाता था, यूनियन लिस्ट को उस टाइम फेडरल लिस्ट बोला जाता था, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो क्या हुआ, यूनियन को कुछ स्फीयर्स दिए गए, कुछ पावर के अपने स्फीयर दिए गए, स्टेट को अपने कुछ अलग पावर्स दिए गए, और कंकरेंट के अंदर यूनियन और स्टेट दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते थे। तो ये पर्टिकुलर जो आइडिया है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक इंपॉर्टेंट चीज ये की कि प्रोविंसेस के अंदर जो डायरकी थी, डायरकीज का सीधा सा मतलब है डुअल रूल हुआ करता था, मतलब दो अलग अलग टाइप के रूल्स हुआ करते थे, उसको हटा करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंक्लूड किया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है हर एक स्टेट को काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट किया गया कि वो अपने खुद के कुछ डिसीजंस खुद से ले सकती है। ऑब्वियसली जो लार्जर डिसीजन है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, बट कुछ हद तक अपने डिसीजन वो खुद से ले सकती है, ठीक है। तो ये भी चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा जितने भी प्रोविंसेस थे उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की जो बात की गई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो भी इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। क्या होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? सिंपल शब्दों में समझो कि जो गवर्नमेंट है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू समवन,
मतलब कि देखो जैसे गवर्नर है, अगर गवर्नर बिल्कुल टॉप पे है तो गवर्नर अपने सारे डिसीजन खुद से नहीं ले सकते। अदर गवर्नर को डिसीजन लेने से पहले जो चीफ मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा, उनसे एडवाइस लेना पड़ेगा, और जो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो वो बोलेंगे वही गवर्नर कर सकते हैं, राइट। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपने तरीके से सब कुछ नहीं कर सकते, वो जो कुछ भी बिल वगैरह पास करेंगे उस पर फाइनल डिसीजंस गवर्नर के चाहिए होंगे। तो इस तरीके से ये शो करता है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, राइट। तो इस तरीके से हमने देखो पहला चीज हमने क्या समझा कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो किस तरीके से आफ्टर ऑल हमारे भारतीय संविधान के लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश करता है, राइट। सो आई होप आप पहला जो चीज था वो समझ गए। इसके अलावा देखो और भी कौन कौन से फीचर थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एंटीसीडेंट फॉर्म करते हैं। तो आप कह सकते हो जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन थे, अदर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो बाकी दूसरे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उससे भी हमने काफी सारे ऐसे फीचर्स लिए जिसके कारण हमारा जो भारतीय संविधान है वो काफी स्ट्रांग बन पाया। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे यूके का एग्जांपल ले सकते हो, बिकॉज यूके ने हमें कॉलोनाइज किया था। तो यूके की बहुत सारी फीचर्स ऐसी थी जिसको हमने एक्चुअली एज इट इज अडॉप्ट किया, और कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसको हमने रिक्वायर्ड चेंजेस के साथ अडॉप्ट किया। तो जैसे देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहां पर सबसे पहले चीज तो यूके से हमने लिया। सेकंड चीज अगर आप देखो तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट ये भी हमने यूके से लिया, ताकि जो पूरा देश है उसके अंदर एक सिंगल यूनिफाइड फैक्टर को लाया जा सके। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है, रूल ऑफ लॉ का सीधा सा मतलब है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोला जाए। तो ये रूल ऑफ लॉ का जो पॉइंट है ये भी हमने यूके से लिया, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्पीकर जो है, स्पीकर एक ऐसा पोस्ट होगा जो कि लोकसभा मतलब जो भी आपकी असेंबलीज होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी, या फिर सिंपल वर्ड में जो भी आपका पार्लियामेंट हुआ करेगा उसको प्रिसाइड ओवर करेगा। एंड जो स्पीकर है वो किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं करेगा रूलिंग गवर्नमेंट और जो अपोजिशन गवर्नमेंट है उसके बीच में, राइट। तो इस तरीके से ये सारी के सारी फीचर्स जो है हमने यूके से ली। इसके अलावा अगर आप देखोगे यूएस से हमने क्या लिया, यूएस से देखो उस टाइम में काफी इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आता है, तो इससे हमने बिल ऑफ राइट्स का कंसेप्ट लिया। बिल ऑफ राइट्स को हमने फिर आगे चेंज करके फंडामेंटल राइट्स बनाया अपना। हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट यूएस से लिया काइंड ऑफ। फिर गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना और दोनों को अपने अपने पावर्स देना, यानी कि फेडरल पावर्स जो है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हमने यूएस से लिया। जैसा आप जानते हो देखो कि यूएसए जो है, यूएसए के अंदर एक सिंगल गवर्नमेंट तो है ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी है। मतलब कि जहां पर 50 डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की पावर्स हैं। वहां पर ऑल द डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, यानी कि एक पर्सन जो है वो अपनी स्टेट के थ्रू मतलब स्टेट का भी सिटीजन है और कंट्री का भी सिटीजन है। तो काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हो कि यूएस देखो, यूएस एक अग्रीमेंट, यूएस क्या है, यूएस का अगर आप नाम देखोगे तो इट इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए यूनाइटेड स्टेट, मतलब 50 डिफरेंट स्टेट्स दे हैव एक्चुअली साइंड एक सिंगल पेपर उन्होंने साइन किया, एक सिंगल काइंड ऑफ एक ऐसा उन्होंने पेपर साइन किया जिसके थ्रू उन्होंने बोला है कि वी ऑल विल स्टे टुगेदर एज अ नेशन। मतलब कि सिंपल शब्दों में समझो कि एक यूनिफाइड कंट्री नहीं है। जैसे इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री है, इंडिया इज नॉट अ काइंड ऑफ यूनाइटेड इंडिया। इंडिया एक यूनाइटेड इंडिया नहीं है कि हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है और तब जाकर उन्होंने सबके साथ में आए, ऐसा नहीं है। बट यूएसए में क्या है, हर एक स्टेट पहले एक स्टेट है, उसके बाद वो सब कंबाइन करके एक सिंगल नेशन बनते हैं, राइट। सो ये जो फेडरल प्रोविजन का जो है ना वो हमने यूएस से लिया है, बट एज इट इज नहीं लिया है। हमने उसको अपने हिसाब से चेंजेस लाए हैं उसके अंदर। जो भी चीजें हमारे इंडिया की तरफ से सूट कर रही थी हमने उन चीजों को इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है, राइट। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्टोरल कोलाज का जो वो प्रोविजन है वो भी हमने यहां से लिया है। इलेक्टोरल कोलाज का मतलब क्या है कि जहां पर भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, ये सब इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं, यहां पर ऑब्वियसली सारी की सारी जनता जो है, जो लोग हैं वो लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते, बिकॉज फिर तो जो इलेक्शन का प्रोसेस है बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए एक ऐसा कोलाज फॉर्म किया जाता है। कोलाज मतलब कि डिसाइड किया गया है कि कुछ लोग होंगे जो कि पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे और वो लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ऐसे जैसे भी इंपॉर्टेंट जो भी पोस्ट हैं, उन सब पोस्ट के ऊपर जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें ये लोग यहाँ पर आकर वोटिंग करेंगे, यानी कि जो कोलाज होगा वो वोट करेगा और ये माना जाएगा कि जो एक कोलाज है वो एक्चुअली लोगों की तरफ से वोटिंग कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी यूएस से लिया गया है। इसके अलावा जुडिशरी को काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट रखने का जो प्रोविजन है, जो कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों से अलग रखा गया है जुडिशरी को, ताकि जुडिशरी जो है एक चेक्स एंड बैलेंसेस का काम अच्छे तरीके से कर सके, राइट, जुडिशियल रिव्यू कर सके। इन सब चीजों का कंसेप्ट भी काइंड ऑफ हमने यूएस से लिया है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है, यानी कि जुडिशरी क्या है, उसके पास थोड़ी सी एडिशनल पावर्स दी गई है ताकि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के किसी भी काम को प्रॉपर्ली चेकआउट कर सके। किसी भी तरीके का अगर पावर ब्रीच किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा तो उसको रोकने का काम यहाँ पर जुडिशरी को दिया गया है। तो ये चीज भी हमने काइंड ऑफ यूएस से लिया है।
तो राइट, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, हमने काफी सारी चीजें बाहर की कंट्री से ली हैं, राइट। देखो अभी हम थोड़ी देर में इसका ट्विस्ट समझेंगे, बट द पॉइंट इज, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। दिस इज द रीजन। इसके अलावा थर्ड, आप आयरलैंड का, साउथ अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आयरलैंड के थ्रू हमने डीपीएसपी लिया है, राइट, जो कि अभी भी हमारे यहाँ पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह काम करते हैं हमारे स्टेट्स के लिए, और हमारे स्टेट के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप बताएंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो आंसर है एक वो बेहतरीन आंसर की तरह डेवलप होगा, बिकॉज आप अपने आंसर के अंदर वेरियस डायमेंशन को यूज कर रहे हैं। आपको अपने आंसर में कभी भी एक सिंगल डायमेंशन को फॉलो नहीं करना है। देखो अगर आप एक आंसर लिख रहे हो तो ये आंसर लिखना सही नहीं होगा कि अगर आप एक ही डायमेंशन को लेकर उसके बारे में बहुत सारी पॉइंट लिख दो, दैट वुड बी गुड। रादर ज्यादा एडवाइजेबल क्या होगा, ज्यादा एडवाइजेबल ये है कि आप पहला पॉइंट लिखिए, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट लिखो, एंड चौथा पॉइंट लिखो, 2 स्टेटमेंट लिखो। इससे क्या होगा, आपके आंसर के अंदर 4 डिफरेंट डायमेंशन आएंगे, और 4 डिफरेंट डायमेंशन आएंगे, इसका मतलब है आपके आंसर के अंदर वैरायटी आएगी, एंड द मोर द वैरायटी इन द आंसर द बेटर मार्क्स यू कैन फेच। ये शो करता है कि आपका जो एग्जामिनेशन का, आपका जो इस सब्जेक्ट का नॉलेज है वो सिर्फ डीप नहीं है, वो वाइड है। देखो यहां पर जो है, अगर आप देखोगे कि एक ही चीज के बारे में आपको इतनी सारी चीजें पता है, यह आपको नॉलेज का डेप्थ शो करता है, डेप्थ। और ये डेप्थ जो है वो प्रीलिम्स के लिए काम की चीज है, वो मेंस के लिए काम की चीज नहीं होती है। मेंस के लिए व्हाट यू नीड इज वाइडनेस ऑफ नॉलेज। वहां पर आपको डेप्थ नहीं चाहिए, वहां पर आपको एक अगर पॉइंट के ऊपर अगर आपको 2 स्टेटमेंट आपके पास है तो दैट इज मोर देन एनफ। आपको एक ही चीज के ऊपर बहुत सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अपने आंसर के अंदर वेरियस डायमेंशंस को ऐड करने की कोशिश करनी है, वेरियस एंगल्स को ऐड करने की कोशिश करनी है। जितने ज्यादा डायमेंशन, जितने ज्यादा एंगल आप यहां पर ऐड करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा आंसर आपका डेवलप होगा, राइट। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखो, अपने आंसर को एंड करने से पहले आप ये बता सकते हैं कि ये बात सच है। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काइंड ऑफ, देखो ये जितना भी हमने चीजें देखी, हमने क्या देखा कि अलग अलग कंट्रीज से हमने अलग अलग चीजें ली हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अलग अलग चार्टर एक्ट, उनसे हमने कुछ ना कुछ प्रोविजंस लिए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोइंग बैग है, राइट, बोरोइंग बैग। तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोइंग बैग कहा है। तो देखो बोरोइंग बैग तो ठीक है कि हमने बाकी सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें ली हैं, बट द पॉइंट इज हमें एक चीज समझना होगा कि हमने किसी भी प्रोविजन को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब हमने ऐसा नहीं किया कि यूएस से हमने अगर बिल ऑफ राइट्स लिया तो सेम चीज को उठा करके हमने नाम चेंज करके फंडामेंटल राइट्स डाल दिया, ऐसा नहीं है। उनका जो बिल ऑफ राइट्स है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। हमने यहां पर एक आइडिया लिया है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमने आइडिया लिया है, हमने एक्चुअली बिल ऑफ राइट्स नहीं लिया है। वी हैव टेकन द आइडिया कि जिस तरीके से यूएस ने बिल ऑफ राइट्स के थ्रू लोगों को राइट्स प्रोवाइड किए हैं, सेम तरीके से हम राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू फंडामेंटल राइट्स। सिमिलरली अगर आप यूके की बात करेंगे, यूके से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, बट हमने रूल ऑफ लॉ सेम टू सेम नहीं लिया है। रूल ऑफ लॉ इन इंडिया इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड, राइट। रूल ऑफ लॉ का हमने क्या लिया है, पर आइडिया लिया है, ठीक है। तो आप समझिएगा इस चीज को। हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली तो जरूर है, बट हमने उसको एज इट इज नहीं लिया। मतलब ऐसा नहीं किया है कि जो वहां पर था सेम चीज को उठाकर हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नो। पॉइंट इज हमने उसको इंडियन सोसाइटी, इंडियन नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई किया है, उसके अंदर चेंजेस किए हैं, और तब जाकर हमने उसको इंडियन स्फीयर जो है वहां पर इंप्लीमेंट किया है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देखो जब भी आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन लिखोगे, जब भी आप ऐसा आंसर लिखोगे कि इंडिया ने बहुत सारी चीजें बाहर की कंट्री से ली हैं, तो आप उसको डेफिनेटली ये चीज बताइएगा एंड में कि देखो हमने ली है, ये गलत नहीं है। और लेना कुछ गलत, बिल्कुल गलत बात नहीं है, बिकॉज हमने अच्छी चीजें ली हैं और बुराई को छोड़ा है। सो वी हैव ट्राइड टू अवॉइड द मिस्टेक्स जो किसी और कंट्री ने की है, और हमने उन चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश की है जो बाकी कंट्रीज अच्छा कर रहे हैं, राइट। सो वी हैव ट्राइड टू गिव आवर बेस्ट इस चीज में। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट हमने यूज किया है, और साथ ही साथ हमने सेम चीजों को नहीं लिया है जो कि बाकी कंट्रीज से हैं। हमने उसके अंदर प्रॉपर अमेंडमेंट्स किए हैं, प्रॉपर चेंजेस किए हैं, और इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। क्या आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ पाए? आई होप ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्ली क्लियर हो गया, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चंस लगातार आपसे पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछता भी है जहां पर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर सोचना पड़ता है। यू हैव टू थिंक अबाउट द आंसर, राइट। आपके पास कोई रेडीमेड आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आपको अपने आंसर्स को वहां पर ऑन द स्पॉट क्रिएट करना होगा, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी लगातार पूछता है। सो आई होप आपका पहला क्वेश्चन रेडी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो काइंड ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है। सो मतलब व्हाट डज इट सेज? इट सेज, द क्वेश्चन सेज दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू फॉर्म अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, lay down the ideals of economic democracy and to strive to bring social democracy। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब देखो इसको हम जस्टिफाई करना है
ये चीज हमें सही साबित करनी है, सिंपल शब्दों में समझे तो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जब उसको फ्रेम कर रहे थे, उसको बनाने से पहले जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा मेन रीजन था, मतलब जिस चीज के पीछे हम भाग रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम, वो ये था कि हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बना सके। मतलब भारतीय जो एक कंट्री है, इंडिया एज अ कंट्री को हम एक पॉलिटिकल सेंस में डेमोक्रेटिक बना सके। हर एक पर्सन के पास इक्वल पावर्स होनी चाहिए, हर एक पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए डेमोक्रेटिक फील्ड के अंदर, राइट। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बना सकते हैं। सेकंड चीज, हमें एक ऐसा आइडियल क्रिएट करना है, हमें एक ऐसा सिद्धांत क्रिएट करना है कि हमारे लोगों को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिले। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग पुअर्स होते हैं, तो रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटीज है, जो डिस्पैरिटीज है, इसको खत्म करके हम एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ ला सके इकोनॉमिक फील्ड के अंदर। और साथ ही साथ जब हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, तो साथ ही साथ हम समाज के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सके, हम सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सके। ये चीज हमें काइंड ऑफ यहां पर प्रूव करनी है। तो क्या आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ गए? दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। अंबेडकर जी ने ये स्टेटमेंट कहा था, जहां पर उन्होंने बोला था कि भारतीय संविधान का मेन मतलब है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बनाना, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए आइडियल्स को क्रिएट करना, और इन दोनों को मतलब साथ लेकर के स्ट्राइव करना, मतलब कोशिश करना कि हम समाज के अंदर एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ सके, राइट। तो देखो, जब हमें पता है कि डॉक्टर अंबेडकर का ये स्टेटमेंट है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इसी चीज को स्टार्ट कर सकते हो। इसी चीज को आप बता सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर जो है, इनकी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई थी। वो भारतीय संविधान को जो बना रहे थे, ही वाज एक्चुअली द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, और इनकी जो अप्रोच था, इनका जो काइंड ऑफ आइडियल था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले, वो इतना हाई था कि उनका मेन एम ये था कि एक साथ ही डेमोक्रेसी को 3 डिफरेंट एंगल्स के साथ इंडिया के अंदर लाया जाए, पॉलिटिकल सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में और सोशल सेंस में। तीनों ही सेंसेस में हम सब साथ ले आएंगे, तब जाकर एक्चुअली हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ को जी पाएंगे। भारतीय संविधान के अंदर डेमोक्रेसी को लाने का एक मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ले आए और हम ब्रिटिशर से आजाद हो जाए। नो, दिस वाज नॉट द ओनली थिंग, रादर ये एक मीन्स था जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी को भी काइंड ऑफ प्रमोट करना चाहते थे, भारतीय समाज के अंदर लाना चाहते थे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई होप आप ये चीज समझ गए कि इस आंसर को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है। सो आप सबसे पहले हल्का सा डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे, आप डॉक्टर अंबेडकर की स्टेटमेंट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, एंड बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर तरीका है, इसके थ्रू डॉक्टर अंबेडकर ने एक साथ 3 अलग अलग तरीके की डेमोक्रेसी को भारत के अंदर लाने की कोशिश की थी, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, आफ्टर ऑल बॉडी में क्या लिख सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप की डेमोक्रेसीज के बारे में बात करता है। तो हमें क्या करना है, भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी तीनों के साथ यहाँ पर लिंक करते हुए चलना है। हमें बताना है कि आफ्टर ऑल क्या इंपॉर्टेंस है इन तीनों टाइप की डेमोक्रेसी की, राइट। तो सबसे पहली चीज तो आप ये बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर समाज में, किसी भी समाज की या किसी भी सोसाइटी में अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी अगर वहां पर अपलिफ्ट नहीं हुई, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी अगर लोगों के पास नहीं आई, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल सेंस में तो लोग फ्री हो जाए, लेकिन सोशल सेंस में, यानी कि कास्ट की बैरियर्स, क्लास की बैरियर्स, इकोनॉमी में देखो तो पुअर और रिच का जो डिवाइड गैप है, ये चीज कभी भी सॉल्व आउट नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी, राइट। सो सिंपल शब्दों में समझो, सो ये तीनों ही डेमोक्रेसी साथ में लाने का मतलब ये है कि हमारे समाज के अंदर एक डेमोक्रेटिक वे और एक पीसफुल वे बना रहे, ताकि जिसके थ्रू एक्चुअली हम अपने डेमोक्रेटिक आइडियल्स को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा मतलब एक किताब नहीं है जिसके अंदर सिर्फ रूल्स लिखी गई हैं, रादर वो एक ऐसा किताब है जिसके थ्रू हम वैल्यूज को यहाँ पर स्टीयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैल्यू सिस्टम के साथ साथ में जो हमारे ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, इन सबको भी काइंड ऑफ स्टीयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भारतीय समाज के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सो आई होप आप पहली चीज तो ये समझ गए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तीनों ही चीजों की वैल्यू कितनी ज्यादा है कि इसके थ्रू हम सिर्फ एक रूल्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, रादर हम भारतीय समाज को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन सोसाइटी के अंदर हर सेंस में इक्वालिटी एंड लिबर्टी का जो कंसेप्ट है, जस्टिस का कंसेप्ट है, हर चीज को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहली चीज क्या है जिसके ऊपर आपकी नजर पड़ती है, दैट इज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, राइट। तो अगर आप प्रियम्बल की बात करेंगे तो प्रियम्बल क्या बोलते हैं, प्रियम्बल सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, republic, secular and democratic,
वंस अगेन देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। जब आप डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी। इसके अलावा अगर आप प्रियम्बल की ही बात करोगे तो प्रियम्बल टॉक्स अबाउट व्हाट, प्रियम्बल टॉक्स अबाउट अदर फीचर्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट, इन सब के बारे में बात करते हैं। इसको अगर हल्का सा आप समझो तो जस्टिस क्या है, जस्टिस है न्याय करना। तो न्याय किस स्फीयर में, सोशल स्फीयर में तो ही हो सकता है, यानी कि ये सोशल डेमोक्रेसी को ही प्रमोट कर रहा है। अगर हम लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी क्या है, लिबर्टी भी तो काइंड ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, सोशल डेमोक्रेसी को यहाँ पे प्रमोट कर रही है। अगर हम यहाँ पे इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी भी यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है, और फ्रेटर्निटी भी यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है, राइट। सो अगर आप प्रियम्बल को ही देखोगे तो प्रियम्बल ही अपने आप में डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करना, डेमोक्रेसी को फॉलो करना, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वो शो करने की कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय संविधान है वो सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर नहीं, मतलब सिर्फ वैल्यूज को स्टीयर नहीं कर रहा है, रादर डेमोक्रेसी को हर सेंस के अंदर उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, हर सेंस के अंदर उसको स्टीयर करने की कोशिश कर रहा है। आई होप आप इस चीज को समझ गए। देखो प्रियम्बल के अलावा अगर आप और भी पार्ट्स को देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स को आप देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर आप बहुत सारे डिफरेंट प्रोविजंस देखोगे कि वो मेनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो राइट टू इक्वालिटी क्या है, वो इक्वालिटी काइंड ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हमारी सोशल डेमोक्रेसी, इनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। हमें स्टेट के एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन से बचा रहा है, तो ये भी काइंड ऑफ हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज प्रोवाइड करता है, यानी कि हर एक पर्सन को राइट टू वोट देता है 18+ के बाद, राइट। सो ये भी तो काइंड ऑफ एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पार्ट है। राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, राइट टू लिबर्टी प्रोवाइड करता है। अगर आप देखो आर्टिकल 21 के अंदर ये सब मेंशन है, ये सब भी हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। अगर आप आर्टिकल 19 देखोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है कि आप किसी के अगेंस्ट में कुछ भी बोल सकते हो, भले ही वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट अगर कुछ बुरा कर रही हो तो आप उनके अगेंस्ट में कुछ कह सकते हैं। ये भी हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। तो क्या आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है, साथ ही साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो एक्चुअली अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रोविजंस के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे लिबर्टी को, हमारे इक्वालिटी को, हमारे फ्रीडम को, इन सबको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, हमारे सोशल डेमोक्रेसी को, हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, इन सबको ही तो प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सिमिलरली अगर आप डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे जो कि पार्ट 4 के अंदर प्रेजेंट है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, तो ये भी तो काइंड ऑफ यही काम कर रहा है। अगर आप देखो तो इसके अंदर भी बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के काम है, राइट। अगर आप देखिए तो राइट टू वर्क वाला जो कंसेप्ट हो गया, राइट टू वर्क, राइट टू सोशल असिस्टेंस, राइट टू वेजेस हो गया, राइट टू मैटरनिटी लीव हो गया, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे डीपीएसपी के अंदर मेंशन है। सो ये सब क्या शो करता है। इसके अलावा आप यूसीसी की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब भी तो काइंड ऑफ हमारे सोशल स्फीयर के अंदर ही डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है ना। वो कोशिश कर रहा है कि हमारी सोसाइटी एक सिंगल थ्रेड के अंदर बंधी हुई रहे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का इनका जो कंसेप्ट है वो लगातार चलता रहे साथ में, राइट। इसके अलावा अगर आप बात करोगे कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हमने देखो कितने सारे रिजर्वेशन सिस्टम्स चला रहे हैं, जिसके थ्रू जो भी लोअर सेक्शन ऑफ द स्टेटा है, जिनको हिस्टोरिकली उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिजर्वेशन चलाए हैं। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, राइट। इन सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। हमने एक अफर्मेटिव एक्शन का जो कंसेप्ट है वो लेकर आया है, जिसके थ्रू हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। व्हाट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन? जहां पर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। सो ऑल्दो आप डिस्क्रिमिनेशन तो कर रहे हो, बट वो पॉजिटिव सेंस में कर रहे हो, सो दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। तो ये भी काइंड ऑफ हम अपने सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, हम अपने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, राइट। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फीचर्स को लेकर आना है। फंडामेंटल राइट्स को आपने लाया, डीपीएसपी को हमने यहाँ पर लाया, राइट। हम यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक प्रॉपर राइट टू वर्क का कंसेप्ट है, मतलब सबको हम प्रॉपर लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रॉपर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो काइंड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज कंसेप्ट जो है उसको हमने फंडामेंटल राइट से हटा दिया। आप जानते हैं पार्ट 7 में जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करती थी उसको वहां पर हटा दिया गया। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पर एक्चुअली प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंदर सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हर एक जो डिफरेंट टाइप की डेमोक्रेसी है सब अपने आप में अपलिफ्ट हो सके, हर एक जो है एक साथ यहाँ पर चल सके। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को अपलिफ्ट करना है, अपने आंसर का जो लेवल है उसको हमेशा ऊपर बढ़ा के रखना है। वंस अगेन, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कोशिश करना है कि आंसर के अंदर वेरियस डायमेंशंस होने चाहिए। ये चीज सही नहीं होगी, ये चीज इतनी एडवाइजेबल नहीं होगी कि आप एक ही चीज को लेकर के उसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट लिख दें। दैट वोंट बी एडवाइजेबल। रादर अच्छी चीज ये होगी कि आपने अगर एक स्टेटमेंट लिखा, उसके बारे में दो चीजें बताइए, उसको हल्का सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कीजिए, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, उसको एक्सप्लेन कीजिए, नेक्स्ट फैक्टर उसको एक्सप्लेन कीजिए, एंड इस तरीके से। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा, हमने प्रियम्बल का भी एग्जाम्पल लिया, हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात की, हमने डीपीएसपी के अंदर सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात की। आप फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो
तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो आंसर है वो मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा, और आपका आंसर जैसे ही मल्टी डायमेंशनल बनेगा ऑटोमेटिकली आपका आंसर का जो वो है वैल्यू है, जो आपके अपने आंसर की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो अपने आंसर को एंड किस तरीके से करना है। जब एंड करोगे तो आप बताओगे कि आफ्टर ऑल जो 3 टाइप की डेमोक्रेसी जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं उसी को काइंड ऑफ हमें समराइज करना है। हम बताएंगे कि देखो अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसी को दे भी देते हैं, बट अगर हम सोशल डेमोक्रेसी नहीं प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, सारी की सारी पावर जो है कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों के हाथों में आ जाएंगे। बिकॉज समाज में अगर इक्वालिटी नहीं है, तो समाज में अगर हायरार्की बनी हुई है, तो जो लोअर स्टेटा के लोग हैं वही लोग अपने अपने पास सारे के सारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का फायदा अपने पास रख लेंगे। पॉलिटिकल साइंस में जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो अपने पास रख लेंगे। सिमिलरली देखो अगर आप इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर दोगे बट सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करोगे, तो वंस अगेन देखो सोसाइटी के जो ऊपर वाले लोग हैं सारा का सारा पैसा उनके हाथों में कंसंट्रेट हो जाएगा। है? तो इस तरीके से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रिनिटी है, ये ट्रिनिटी का मतलब होता है जो 3 चीजें हैं ये तीनों चीजें साथ में चलें, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। राइट, ये तीनों साथ में रहेंगे तभी एक्चुअली हमारी कंट्री जो है, हमारा समाज जो है, हमारी सोसाइटी जो है वो सबके सब लोअर सेक्शन प्लस हायर सेक्शन सबके सब एक साथ अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपको एक्चुअली तो जीएस के अंदर भी पूछा जा सकता है, बट यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस आंसर को डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज समवट बेनिफिशियल टू यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।